नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच आपस में बातचीत हुई है। जिस तरह से मौजूदा हालात हैं उसके मद्देनजर ये बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। स्पुतनिक वैक्सीन को लेकर भी आपस में दोनों ने बातचीत की है। बड़ी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके दी है। खुद ये जानकारी कोरोना के हालात पर दोनों के बीच ये बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से बातचीत की है, उनका शुक्रिया भी जताया है। जिस तरह की स्थिति का सामना इस वक्त हिंदुस्तान कर रहा है उसके मद्देनजर ये बातचीत काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। और आपको बता दें, दोनों ही नेताओं ने स्पुतनिक वैक्सीन पर भी बातचीत की है, जिसका इंतजार हिंदुस्तान को है, क्योंकि 1 तारीख से 18+ उम्र के लोगों को वैक्सीनेशन की बड़ी प्रक्रिया हिंदुस्तान में शुरू होने जा रही है। ऐसे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इन दोनों ही बड़े नेताओं का आपस में इस तरह से बातचीत करना और कोरोना संकट का क्या हो समाधान, इसको लेकर भी दोनों के बीच हुई है चर्चा। जैसे और जानकारी मिलेगी इस खबर के बारे में जुड़ी हुई आप तक पहुंचाएंगे। उसके पहले अब राजधानी दिल्ली का हम सीधे रुख करेंगे। हर तरफ बेबसी, बेचारगी, लाचारी यही देखने को मिल रहा है और इसी तरह की तस्वीरें राजधानी के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रही हैं। कोरोना का ये संकट, ये दर्द, ये कराह, ये चीख पुकार राजधानी में कब खत्म होगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं। राजनेताओं के अपने अपने दावे और वादे, लेकिन इन सब के बीच में पिस रहा है तो आम आदमी अस्पताल की दरकार के लिए दर दर वो भटकता हुआ। न बेड है, न ऑक्सीजन, न दवाइयां, न इंजेक्शन। ऐसे में हालात कब सुधरेंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दिल्ली के दर्द को बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मेरे 3 बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे हैं सर, सिर्फ कमाने वाले भाई। फिर या तो फिर हमें मार दीजिए। जगह भी हमने ट्राई किया, वहाँ भी सेम सिचुएशन है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ आउट ऑफ स्टॉक, तो वहाँ भी आउट ऑफ स्टॉक। शुगर पेशेंट है, ऑक्सीजन लेवल 57 है, ब्लड प्रेशर 57 है, 57 प्राइवेट हॉस्पिटल में हम नहीं लेंगे। अब इमरजेंसी का लेवल हमारे पास ऑक्सीजन नहीं। क्या सब हो गया। अजीब अराजकता फैली है दिल्ली में। किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, किसी को दवाई नहीं मिल रही, किसी को अपना मरीज नहीं मिल रहा। बचा भी है कि नहीं मालूम नहीं। 3 बच्चों के साथ ये महिला सरदार पटेल कोविड सेंटर के बाहर बदहवास है, ये जानने के लिए कि उसके पति जिंदा भी हैं या नहीं। ये पूरा परिवार है और ये परिवार परेशान क्यों है, इसकी वजह अगर आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। लोग यहाँ दर दर भटक रहे हैं कि उनके मरीज अस्पताल में एडमिट हो जाएं, लेकिन ये पूरा परिवार चाहता है कि वो मरीज अस्पताल से बाहर निकल जाए। सर प्लीज। आपके पति हैं प्रशांत, क्या हुआ? सर उनको थोड़ा सांस लेने में प्रॉब्लम हुई थी, तो बेड्स कहीं नहीं मिल रहे थे। यहाँ बेड्स मिला तो ठीक है, हमने यहाँ करा दिया। उसके बाद से उनकी कोई भी जानकारी नहीं है, हमें ना बात करवाई गई, ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना कुछ। सर मैं कल भी पूरा यहाँ बैठी रही, इन्होंने कहा ठीक है बात करवाएंगे हम, मैं इसी बेस पे घर गई। रात को वो एक मैडम का नंबर मिला, कोई भी उस नंबर से इन्होंने बात नहीं कराई, कोई भी बात नहीं कराई। सर मुझे डिस्चार्ज करा दीजिए मेरे हस्बैंड का, ऐसा ना हो कुछ ही अंदर गलत कर दे मेरे हस्बैंड के साथ। सर प्लीज, मेरे 3 बच्चे सर, हमारे पास तो सर मकान नहीं है, हम रेंट पे हैं सर, सिर्फ कमाने वाले भाई। फिर या तो फिर हमें मार दीजिए सर, बस। हमारी पूरी फैमिली सर यहाँ खड़ी है, हमें मार दीजिए। ये 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, जो कि यहाँ पर कोविड केयर सेंटर के चक्कर लगा रहे हैं। इनके पिता अंदर एडमिट है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में। क्या कुछ जानकारी मिली? कुछ भी नहीं सर। वो कल रात को फोन करके बोलते हैं कि आपके पापा की डेथ हो गई है, मतलब। और फिर आज बोल रहे हैं कि सारे मरीज अंदर ऐसे सेफ है। किसी की एक बंदे की डेथ हुई है, वो कोई दत्ता नाम के सर वो लेके जा रहे हैं। किसी की डेथ हुई है सर, मेरे किसी की डेथ मारने लगे हैं सर। सर उसको दीजिए, हमारे पेशेंट को हमें वापस कीजिए हमारा पेशेंट। मेरे पापा को वापस दिला दीजिए सर, ये बिल्कुल पागल हो जाएगा नहीं तो। ऐसे एक नहीं हजारों हैं जो अस्पतालों के बाहर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनका अपना जो अस्पताल में भर्ती है उसकी स्थिति क्या है। व्यवस्थाओं की चिंदियां इस कदर उड़ेंगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस तकलीफ का कोई अंत नहीं। पहले टेस्ट करवाने के लिए लाइन में लगते हैं, फिर अगर आप पॉजिटिव आए तो अस्पतालों में दाखिला, और फिर अस्पताल में दाखिला तो वहां की अलग परेशानी। ये दिल्ली का सबसे बड़े कोविड सेंटर में से एक सरदार पटेल कोविड सेंटर है, और यहाँ पर आपको ये जो गेट है इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने परेशान हैं लोग। इस गेट पर लोग खड़े हैं
जानकारी लेने के लिए। उस तरफ भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के आईटीबीपी के जवान हैं जो कि नोट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ शिकायत यह है कि यहाँ पर जानकारी नहीं मिल रही है। क्या उत्तम नगर से सर लोगों को जानकारी मिल नहीं रही आप लोगों? सर कुछ नहीं मिल रहा है। सुबह 6 बजे से खड़े हैं यहाँ पे, कुछ नहीं पता लग रहा है। कोई कह रहा है जीवित है, कोई कह रहा नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई अंदर कोई हेल्पलाइन नहीं है कि कोई मरीज से बात कर सके वहाँ पे किसी से भी, और उनका फोन भी स्विच ऑफ हो रखा है। ना तो कल से चार्जर भी देकर गए, ना अंदर जाने दे रहे हैं, ना कुछ खाने पीने की, कुछ भी नहीं पता लग रहा है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए डॉक्टर रेमडेसिविर तो लिख रहे हैं, मगर रेमडेसिविर मिल कहाँ रही है, ये कतारें देखिए और इन कतारों में लगे लोगों की बेचारगी समझिए। नहीं मिल रही है, बिल्कुल परेशान हो रहे हैं। कई लोग तो इसमें ऐसे हैं जो 3 दिन से यहाँ खड़े हुए वेट कर रहे हैं और यहीं सो रहे हैं। स्टॉक अभी आ नहीं रहा माल, ऊपर से नहीं आ रहा माल। आज कह रहा है आज आएगा, लेकिन अभी तक कोई कह रहा नहीं आएगा, अभी तक नहीं आया माल। हम कल भी आए थे, कल भी मॉर्निंग में 4 बजे आ गए थे, शाम को 4:30 बजे यहाँ से गए हैं। आज भी मॉर्निंग में 4:30 बजे आ गए थे, अभी भी वेट कर रहे हैं। ये कैसी विडंबना है। देश की राजधानी में जीवन रक्षक दवाइयों का टोटा पड़ा है, अस्पतालों में बेड के लिए जद्दोजहद है तो ऑक्सीजन के लिए मारामारी। हमें इस वक्त पूर्वी दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल के बाहर, जो कि नॉन कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल है, लेकिन हर एक वो मुसीबत झेल रहा है जो कोविड सेंटर्स को झेलनी पड़ रही है। यहाँ के बहुत सारे हॉस्पिटल स्टाफ और डॉक्टर्स कोरोना संक्रमण के चपेट में आ चुके हैं। क्योंकि ये नॉन कोविड हॉस्पिटल है, इसलिए यहाँ आसपास की कोई भी अगर बीमार पड़ता है और कोरोना टेस्ट कराए या ना कराए, स्टेटस बताए या ना बताए, लेकिन अगर इमरजेंसी में आता है तो उसकी दवा दारू जरूरी है। इसलिए जो कोविड पेशेंट भी यहाँ आ जाते हैं, उनकी वजह से बहुत सारे स्टाफ मेंबर्स इस वक्त कोरोना संक्रमण की चपेट में हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की भी कमी इस हॉस्पिटल को झेलनी पड़ रही है। डॉक्टर्स बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, पूरा दिन ऑक्सीजन सिलेंडर सोर्स करने में यहाँ पर लग जाता है। परेशान है और मरीजों को लेकर इधर उधर भटक रहे हैं। सबसे ज्यादा समस्या इलाज में आ रही है, क्योंकि अस्पतालों में अब भी पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुँच पा रही है। हालत भयानक है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें क्या न करें। हालांकि बढ़ते मरीजों के लिए अब इंतजाम किए जा रहे हैं। रामलीला मैदान में 50 बेड का कोविड सेंटर बनाया जा रहा है। दर दर भटक रही देश की राजधानी में आईसीयू बेड्स को ढूंढना भी रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर हो गया है। और इसी स्थिति को समझते हुए अब पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इंतजाम किया जा रहा है 500 आईसीयू बेड्स के अस्थायी अस्पताल का। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अस्थायी टेंट यहाँ पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर मजदूरों की फौज मौजूद है और आपको हम तस्वीरों के जरिए यहाँ पर तैयारियों को भी दिखाते हैं, क्योंकि जितने बड़े इलाके में आप ये लोहे का टेंट देख पा रहे हैं, इस पूरे इलाके में आईसीयू बेड्स वाला अस्पताल तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कल दौरा किया था और यहाँ नजदीक में ही जो लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल है, उनके साथ जोड़ते हुए इस अस्थायी अस्पताल को तैयार किया जा रहा है। दिल्ली ने इतना बुरा वक्त कभी नहीं देखा। ये वो विकट समय है जिससे पार पाने में दिल्ली वालों की जिंदगी दांव पर है। प्रार्थना कीजिए कि ये बुरा समय जल्दी कट जाए। मिलन शर्मा, अनीशा माथुर और कुमार कुणाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। अकेले राजधानी दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी, जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहां पर भी हाल बेहाल हैं। वहां की सरकार के चाहे जो भी दावे हों, लेकिन रोती बिलखती जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, यकीनन उसने उन दावों को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। दवाइयों का अकाल पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन की किल्लत जगह जगह देखने को मिल रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर भी बड़ा सवाल है। इन सब के बीच अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी कतारें और मरीज, उनके तीमारदार आपस में बिलखते हुए। ये तस्वीरें भी परेशान करने वाली हैं। न बेड्स की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, न रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं। पता नहीं कि किस सूबे, किस शहर और किस अस्पताल की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मगर हम आपको जो दिखा रहे हैं
उत्तर प्रदेश के सबसे चमकते दमकते शहर नोएडा की तस्वीरें हैं। सीएमओ के सामने एक महिला गिड़गिड़ा रही है और सीएमओ उसे झिड़क रहे हैं। महिला रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए नोएडा के सीएमओ के सामने फरियाद कर रही है, पांव पकड़ रही है। बस किसी तरह सीएमओ साहब इंजेक्शन का बंदोबस्त कर दें और मरीज ठीक हो जाए। लेकिन तीमारदारों का इस तरह रोना सीएमओ साहब को बेकार की बातें लगी। ये सब बेकार की बात है। देखिए पेपर के लिए आरोप है कि ज्यादा परेशान होने पर महिलाओं को गिरफ्तार कराने की धमकी भी दी गई। आप लोग किस लिए आए हैं? इंजेक्शन के लिए। क्या कह रहे हैं? और बोल रहे कि अवेलेबल होगा तो देंगे। हमने कहा फिर दोबारा आएंगे तो बोल रहे कि जेल में डलवाने के लिए। जेल में क्यों डलवा देंगे? इंजेक्शन दोबारा आएंगे लेने के लिए। तो इंजेक्शन दिया उन्होंने? नहीं दिया। नहीं, अभी नहीं दिया। इसी नोएडा की दूसरी तस्वीर देखिए, जब कई घंटे के इंतजार के बाद भी तीमारदार को मरीज के लिए रेमडेसिविर नहीं मिली तो ये शख्स रो पड़ा। सही कहा था सीएमओ साहब ने, ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि जब मुखिया ही कह रहे हैं कि जीवन रक्षक दवाइयों की कोई कमी नहीं, तो सही ही कह रहे होंगे। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। लेकिन हे सूबेदार, जरा इन बदहवासों को भी तो सुनिए। सीएम साहब सुन रहे हैं तो सुनिए मेरी बात। जान दे दे, बताइए क्या आपने बताइए। जहाँ बताओ मैं मुंह दिखा रहा हूँ, मैं अपना मुंह दिखा रहा हूँ। सर कुछ तो कर दीजिए, कम से कम जो मर उनको बचाइए, ठीक है। बाकी चलो कोई बात नहीं, आप लॉकडाउन में जो करना करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। मर रहे मेरे बाप मेरे, उनको तो बचा लीजिए कम से कम, नहीं तो हम अपनी जान दे दे, बताइए जाकर के। आगे भी सुनिए, क्योंकि चेहरे बदलते हैं, दर्द की दास्तानें नहीं बदलती। सुनिए सीएम साहब। मेरी माँ चली गई 3 बजे, लेकिन मैं खड़ा हूँ सामने, अभी उनका 10वां मैं करके आ रहा हूँ घर से, हैं तभी मैं दौड़ रहा हूँ कि मेरे बाप बच जाए कुछ तरीके से। जिस वक्त लोग शोक मनाते हैं, दुर्भाग्य देखिए, एक बेटे को अस्पतालों में व्यवस्था से लड़ना पड़ रहा है। फादर को मैं कहीं से भर्ती कराइए मास्क लगा लीजिए सुरक्षा के लिए। सर मैं परेशान चुका, सुबह दौड़ बताइए, मैं कहाँ तक मरूँ बताइए। अस्पताल में क्या कहते हैं? कहीं कुछ है नहीं चल रही है सर, जब हर जगह मना कर रहे हैं। कम से कम बेड तो दिए मेरे फादर, कम से कम 7 ऑक्सीजन तो मिले पॉजिटिव। सर ऑक्सीजन उनका कुछ नहीं सर, 74 से नीचे है। बताइए घर पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कहाँ सीएम साहब तो कह रहे हैं सब जगह खाली है। कहाँ देखिए सर, मैं हर जगह दौड़, मैं खड़ा हूँ सामने ना, बताएं कौन बता रहा है। मैं बलरामपुर दौड़ चुका हूँ, ठीक है, केजीएम से भाग के मैं चला रहा हूँ, बताइए। यहाँ नहीं है कुछ नहीं सर, बताइए कहाँ चले बताइए। ये हाल लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी का है, जहां आज तक की टीम को अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस में इस तरह बेड के लिए लोग इंतजार करते मिले। मरीज तो मरीज, उनका इलाज करने वाले भी सिस्टम का शिकार हैं। इतना जान लीजिए कि जो भी डिपेंडेंसी है वो सिर्फ लोअर स्टाफ के ऊपर है। जेआरस है, एसआरस है, ये लोग टोटली काम कर रहे हैं। क्या काम करते हैं भैया? वार्ड बॉय का काम करते हैं। तो आप ही लोगों को सारा काम कराया जाता है? भैया सब कुछ करवाया जाता है हम लोगों से। तो बड़े डॉक्टर क्यों नहीं करते? यहाँ तक कि हमारे जो सीनियर डॉक्टर वो तो यहाँ कह देते हैं कि अगर आप पॉजिटिव हो गए तब भी आपको ड्यूटी करना है। हाँ, SpO2 आपका चेक किया जाता है। हाँ, कि आप पॉजिटिव हैं, जब तक जिंदगी है चलते रहो, मर जाओगे तो कोई मतलब नहीं। मतलब आपको इलाज भी नहीं जाता? कुछ नहीं, हम लोग अगर पॉजिटिव कोई स्टाफ आता है तो उससे भी ड्यूटी करवाया जाता है जबरदस्ती। यूपी में हेल्थ सिस्टम का बुरा हाल हो चुका है, ये खुद सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के सांसद भी मानने लगे हैं। लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर और मंत्री सुनील भराला के बाद मेरठ से सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी सीएम योगी को चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी में मेरठ में फौरन ऑक्सीजन की समुचित सप्लाई भिजवाने को कहा गया है। चिट्ठी में राजेंद्र अग्रवाल ने कहा है कि मेरठ के सभी सरकारी और निजी अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत का सामना कर रहे हैं। पचस्पा था, आपको सूचित किया जाता है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो जाने और सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की उपलब्धता न होने के कारण हम कोविड के नए मरीजों को भर्ती करने में असक्षम हैं। मरीजों की असुविधा के लिए हमें खेद है। कोरोना का तेज संक्रमण यूपी वालों के लिए लगातार मुश्किलों का सबब बना हुआ है। इसे रोकने के लिए ही लगातार सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। इसमें लखनऊ में DRDO का ये अस्थायी अस्पताल भी शामिल है। लखनऊ के इस अवध शिल्प ग्राम में बनाया जा रहा 500 बेड का DRDO का अस्पताल अब अपने आखिरी दौर में है और 30 तारीख इसकी डेट रखी गई है जब से यह अस्पताल शुरू होगा। 500 बेड का यह अस्पताल कोविड अस्पताल होने जा रहा है, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल है, लेकिन इस पूरे अस्पताल को लगभग तैयार कर लिया गया है। ये वो बड़े हॉल होंगे जिसमें बेड्स लगेंगे, यहां तक कि बेड
आ चुका है और आप देख सकते हैं कि इस तरीके की बेड की तैयारी है। ये सब डिटैचेबल हैं और बहुत जल्दी इसे तैयार कर लिया जा सकता है। कोरोना से जंग जीतना है तो सिस्टम के ढीले कल पुर्जों को कसना होगा, सिस्टम को चौकस बनाना होगा। ये बड़ी जंग है, इसे जीतने के लिए कोशिशें भी बड़ी होनी चाहिए। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। उधर बिहार में भी कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। आलम यह है कि मरीजों की मौत के बाद अब उनके तीमारदार, उनके परिजन हंगामा करने लगे हैं और जगह जगह से इस तरह के हैरान परेशान करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ताजा मामला सामने आया है नालंदा के मेडिकल कॉलेज से, जहां पर मरीज की मौत के बाद उनके परिजनों ने जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। आपको बता दें, स्थिति लगातार वहां पर खराब होती हुई चली जा रही है। सवाल यह है कि आखिर ये जो अव्यवस्था का आलम बिहार में फैला हुआ है, इस पर रोक कब और कैसे लगेगी? कोरोना की मार से करा रहा है बिहार। यहाँ भी बाकी राज्यों की तरह व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। वैसी ही लाचारी, वैसी ही बेचारगी और वैसी ही लापरवाहियों का सिलसिला यहाँ भी चल रहा है। देखिए, ये बेगूसराय की तस्वीर है। यहाँ कोविड से एक महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि मौत के बाद जिला प्रशासन को सूचना दी गई, मगर कोई नहीं आया। परिजनों ने 18 घंटे इंतजार किया और कोई नहीं आया तो बगैर पीपीई किट के नदी किनारे उन्होंने मृतका का अंतिम संस्कार कर लिया। प्रशासन आया, फिर 2 बार आया, घूम के चला गया, बोला कि वहाँ से आदमी आएगा ब्लॉक से, तो हम लोग रुके रहे। उसी कारण जो है अभी लेट हो गया, तो फिर मना कर दिए। सुबह सानी जो है फोन किए सर को, फोन से सर से बात किए तो बोला ले जाओ, वो लोग नहीं आएगा। ऐसी ही लापरवाही वाली तस्वीर मुजफ्फरपुर से भी आई है। देखिए, कहने को तो बिहार सरकार दावे कर रही है कि दूसरे सूबों से आने वाले लोगों का टेस्ट कराया जा रहा है, लेकिन उन पर निगरानी की जा रही है। मगर सच्चाई क्या है, देख लीजिए। अगरतला के डीएम, जिनकी कारस्तानी की चर्चा लगातार सोशल मीडिया पर है, उनकी तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं। शादी के मंडप में पहुंचकर उन्होंने जमकर हंगामा किया, शादी तो रुकवा दी, लेकिन अब उनके खिलाफ ही आवाजें बुलंद होने लगी हैं। भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायकों ने, जो कि सत्तासीन पार्टी है, बकायदा मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर डीएम को हटाने की मांग कर डाली है। 10 PM, okay? You people are educated. पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। शादी के गाढ़े रंग में भंग बढ़ गया। त्रिपुरा के अगरतला के एक मंडप में जब डीएम अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे तो अफरा तफरी मच गई थी। डीएम साहब तो इतने ताव में थे कि उन्होंने बारातियों को भगा दिया, दूल्हे दुल्हन को मंडप से बाहर भगा दिया। इसको अरेस्ट करिए, इसको अरेस्ट करो, जेल में डालो, डालो इसको। ये क्या नाम है? रुको, और तो और उन बेचारे पंडित जी को भी एक चपत जमा दी जो शादी करवाने के लिए आए हुए थे। अगरतला पश्चिम के डीएम शैलेश यादव ने 26 अप्रैल की रात शादी के मंडप में जो उधम मचाया, अब वो उन पर भारी पड़ रहा है। उत्साह में आकर उन्होंने बहादुरी तो बहुत दिखाई, लेकिन अब ये मामला उनके खिलाफ जा रहा है। यहाँ पे शादी करवाने वाले पंडित को पीटना डीएम को महंगा पड़ सकता है। शादी में मौजूद पुलिस वालों को अपशब्द कहना भारी पड़ सकता है। शादी में हंगामा करके दूल्हे दुल्हन को मंडप से बाहर करने की उन्हें कीमत चुकानी पड़ सकती है। शादी के अनुमति पत्र को फाड़ने की घटना उनके खिलाफ जा सकती है। प्रचार हो रहा है यहाँ पे। जी हाँ, पश्चिम अगरतला के डीएम शैलेश यादव ने शादी के मंडप में जो हंगामा किया, उससे त्रिपुरा की सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार के सिपहसालार खफा हो गए हैं। बीजेपी के 5 विधायकों ने शैलेश यादव के खिलाफ जांच की मांग की है। विधायकों ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखकर डीएम को तत्काल पद से हटाने की मांग की है। जाके शादियां रुकवा दी और वहाँ पे जो पुरोहित थे, बुजुर्ग आदमी थे, वो 70 से ज्यादा उम्र है जिनके, उनको वो मारा। वो अच्छा नहीं है। ब्राइड को मारा, ग्रूम को मारा, उनके जो गार्डियंस थे उनको गालियाँ दी। She used filthy languages, abusive languages. वो डीएम के शोभा नहीं देता। तो हमने आज एक चिट्ठी लिखा 5 विधायक जने, हमारे जो मुख्य सचिव है, चीफ सेक्रेटरी को इमीडिएट कुछ एक्शन लेना चाहिए।
जिन विधायकों ने डीएम के खिलाफ चिट्ठी लिखी है उनमें आशीष कुमार साहा, राम प्रसाद पॉल, आशीष दास, सुशांत चौधरी और दीबा चंद्र हरंगखा हैं। शादी के मंडप में डीएम की कारगुजारी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लोग डीएम को अपने निशाने पर ले रहे हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने ट्वीट में लिखा है, बाकी बातें एक तरफ, पर जिस अहंकार और उद्दंडता के साथ अगरतला के डीएम ने विवाह कराने आए पंडित को बिना कुछ बोले थप्पड़ जड़ा, वो दर्शाता है कि आजादी के बाद भी औपनिवेशिक शासन खत्म नहीं हुआ है। गोरों की जगह अब बस इसे सरकारी बाबू चला रहे हैं। ट्विटर पर हैशटैग अगरतला और हैशटैग डीएम शैलेश यादव सस्पेंड ट्रेंड करने लगा। लोगों का आक्रोश डीएम शैलेश यादव के खिलाफ उमड़ने लगा। दुल्हन के भाई शरदजीत देवदास ने फेसबुक पोस्ट पर पूरी घटना बयां की। उन्होंने अपनी पोस्ट के साथ शादी का परमिशन लेटर भी पोस्ट किया, जिसकी कॉपी को डीएम ने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया था। इस परमिशन लेटर में साफ साफ लिखा था कि शादी में 200 लोग शामिल हो सकते हैं। दुल्हन के भाई ने लिखा है कि शादी का शुभ मुहूर्त रात 11:30 बजे तक था। इसकी सूचना भी जिलाधिकारी को दे दी गई थी, फिर भी उन्होंने हंगामा किया। शरदजीत देवदास ने डीएम के एक्शन पर सवाल उठाते हुए पूछा है, डीएम शैलेश यादव जी, बताइए हमारी गलती कहाँ है? जब आपने सारे आदेश जारी किए तो उन कागजों को सबके सामने क्यों फाड़ दिया? अगर अनुमति नहीं थी तो समारोह करने का आदेश क्यों जारी किया? क्या हमारे राज्य में हिंदू विवाह अधिनियम का पालन करना गैर कानूनी है? क्या हमें शुभ मुहूर्त का पालन नहीं करना चाहिए? शरदजीत दास ने अपनी पोस्ट में कहा है कि अगर हम पढ़े लिखे मूर्ख हैं साहब, तो भीड़ के सामने असभ्य भाषा का प्रयोग भी अनपढ़ों जैसा व्यवहार ही है। You people have forgotten your police training. बहुत हैरास हुए हैं, तो सबका तबीयत ठीक नहीं है फिलहाल। मेरे पापा कार्डियक पेशेंट है, मेरी मम्मी डायबिटिक है। सो लेकिन सर जितना सपोर्ट आ रहा है, वी आर वेरी ओवरवेल्म्ड एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू एवरीवन, ठीक है, क्योंकि हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स मेंटली, ताकि हम लोग और स्ट्रेस ना लें। हम लोग अपने आप को कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा ठीक रखने के लिए। आपको बता दें कि डीएम ने दुल्हन के भाई को एजुकेटेड फूल कहा था। अपनी पोस्ट में उन्होंने डीएम को संबोधित करते हुए कहा है कि वो कोलकाता के सबसे बड़े कोविड सेंटर से पोस्ट ग्रेजुएट हैं। कोविड से हुई मौतों को देख चुके हैं, उन्हें प्रोटोकॉल भी पता है। उन्होंने त्रिपुरा सरकार से गुजारिश की है कि शादी जैसे शुभ अवसरों पर त्रिपुरा के लोगों को ऐसा अपमानजनक उपद्रव न देखना पड़े जैसा कि उनके परिवार ने देखा है। अगरतला से प्रवीर और हेमंत नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे डीएम का काम होता है कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करवाना, लेकिन यहां पर तो पश्चिम अगरतला के डीएम संगम बन गए। शादी रुकवाने के लिए पहुंच गए, बारातियों को धमकाया, पुलिस वालों से डंडे पड़वा दिए, पुलिस वालों को भी जमकर फटकारा, तो इन सब के बीच पुजारी को भी ऐसे धकेला जिसकी तस्वीरें अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही हैं। क्या आखिर इस तरह का व्यवहार डीएम ने उस शादी समारोह में क्यों किया? क्या कोई और तरीका शादी रुकवाने के लिए वो नहीं कर सकते थे? अगरतला पश्चिम के जिलाधिकारी शैलेश यादव ने शादी के मंडप में जो हंगामा किया वो मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल 26 अप्रैल की रात अगरतला के एक मंडप में शादी समारोह चल रहा था। उस दौरान जिलाधिकारी शैलेश यादव अपनी टीम के साथ एक विद्युत केंद्र के निरीक्षण के लिए निकले थे। रात काफी हो चुकी थी। इसी बीच उन्होंने शादी के मंडप में हलचल देखी तो सीधे मंडप में घुस गए। इस वक्त शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही थी। मुहूर्त रात 11:30 बजे का था। उसी के हिसाब से सब कुछ चल रहा था, लेकिन डीएम साहब पहुंचे तो उनका पारा हाई हो गया। अपनी टीम के साथ वो घरातियों और बारातियों पर टूट पड़ी। रास्ते में बेचारे पंडित जी मिल गए। डीएम साहब ने उन्हें थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके बाद शामत बैंड वालों की आई। वो सिर पर पांव रखकर मंडप से भाग खड़े हुए। डीएम और उनकी टीम ने किसी को भी नहीं बख्शा। किसी के साथ धक्का मुक्की की तो किसी को मिली फटकार। बारातियों को गिरफ्तार करने की धमकी भी दे डाली। दुल्हन के डॉक्टर भाई को डीएम ने पढ़ा लिखा मूर्ख तक कह दिया। ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे,
दुल्हन पक्ष के लोगों ने डीएम को शादी का परमिशन लेटर दिखाया। ये लेटर खुद डीएम ने ही जारी किया था, लेकिन सिंघम के अवतार में आ चुके डीएम साहब तो आपे से बाहर थे। लेटर को उन्होंने हाथ में लिया और उसकी चिंदी उड़ाकर फेंक दी। डीएम साहब फिल्मी अंदाज में आ गए। बारातियों और खरातियों की मजम्मत करने के बाद वो वहां से मौजूद पुलिस वालों पर भी पिल गए। एक पुलिस अफसर की उन्होंने मौके पर ही क्लास लगा दी। कितने लोग इधर काम करके बोलो। तो कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ। तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं। चलो उसके साथ चलो। सर वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो। आई एम द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, व्हाट इज योर नेम? डीएम साहब तो मौके पर मौजूद पुलिस वालों को छठी का दूध याद दिलाने पर आमादा थे। उन्होंने पुलिस वालों के खिलाफ अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल किया। के बाद डीएम ने आला अफसरों को फोन लगा दिया, पूरा माजरा बताया और ईस्ट अगरतला के पुलिस अधिकारी को सस्पेंड करने की बात कही। मैं इधर थोड़ी देर पहले गया था, पुलिस गाड़ी यहाँ खड़ी थी, फिर भी ये सब यहाँ चल रहा है। इसका मतलब पुलिस इनके साथ मिली हुई है। अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू रिकमेंड सस्पेंशन, इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ वेस्ट अगरतला पुलिस स्टेशन ओसी, बिकॉज ही इज 100% अनडाउटेडली हैंड इन ग्लव्स विद दिस पीपल। डीएम शैलेश यादव यहीं नहीं रुके। पूरे हंगामे के बाद उन्होंने इस शादी मंडप समेत 2 मंडपों को साल भर के लिए सील भी कर दिया। ये पूरा मामला जब सुर्खियों में आया तो डीएम साहब की सिंघम के तर्ज पर बहादुरी उनके खिलाफ चली गई। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ कैंपेन चल गया। उनके खिलाफ दुल्हन के भाई की फेसबुक पोस्ट वायरल हो गई। अगरतला से प्रोबीर और हेमंत नाथ के साथ आज तक ब्यूरो। एक और महत्वपूर्ण खबर। कहते हैं मुश्किलों में ही इंसानियत का इम्तिहान होता है। ऐसी एक खबर सामने आई है नागपुर से, जहां पर 85 साल के एक बुजुर्ग ने अपना बेड एक जवान के लिए इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चे थे, ये कहते हुए कि मैं तो अपनी जिंदगी जी चुका हूं, लेकिन इनके छोटे बच्चे हैं, इनकी जिंदगी महत्वपूर्ण है। उनकी ये कहानी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। कोरोना की महामारी में इंसानियत की बेमिसाल कहानी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वायरल दास्तान में बताया जा रहा है कि कोरोना से लड़ रहे 85 साल के एक स्वयं सेवक ने एक युवा की जान बचाने के लिए अनोखा त्याग दिया। वायरल ट्वीट में कहा जा रहा है, मेरी उम्र 85 साल है, इस महिला का पति युवा है, उस पर परिवार की जिम्मेदारी है, उसे मेरा बेड दे दें। यह तस्वीर नागपुर के 85 वर्षीय नारायण भावराव दा भाटकर की है, जो अपना बेड देने के लिए 3 दिन बाद चल बसे, लेकिन अपने पीछे मानवता की मिसाल छोड़ गए। दरअसल नारायण भावराव दा भाटकर आरएसएस के स्वयं सेवक थे। बड़ी मशक्कत से उनकी बेटी ने नागपुर के इंदिरा गांधी सरकारी अस्पताल में बेड का इंतजाम करवाया था। उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक था। एम्बुलेंस से खुद पैदल निकलकर अस्पताल गए थे, उन्हें बेड मिल गया था। बताया जा रहा है कि उसी दौरान उन्होंने एक महिला को रोते हुए देखा। वो अपने 40 साल के पति को बेड दिलाने के लिए जार जार रो रही थी। नारायण दा भाटकर ने डॉक्टर से कहा, मैं अब 85 साल का हुआ हूँ, जिंदगी जी चुका हूँ, इस जवान का जिंदा रहना मेरे से अधिक महत्व का है। उनके बच्चे छोटे हैं, मेरा बेड उन्हें दे दीजिए, मैं बेड नहीं ले सकता। इस मामले पर नागपुर के मेयर क्या कहते हैं, जरा उनकी सुन लीजिए। सेचुरेशन देखने के बाद में उनका ऑक्सीजन लेवल कम था, इसलिए उनको वहाँ एक चेयर बैठने के लिए दी गई और हमारी कैजुअलिटी में एक बेड पर उनको लेटने के लिए कहा गया। लेकिन उस जगह पर उन्होंने ये कहा कि तुरंत एडमिट पेशेंट नहीं हो सकता है क्या करके। उनको बताया गया कि पेशेंट का बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए पहले हम कैजुअलिटी में उसको एडमिट करते हैं, उसके पश्चात हम उस पेशेंट को वहाँ से हॉस्पिटल में टोटल प्रोसेस करके एडमिट करते हैं करके। ये सुनने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं अब यहाँ से जाता हूँ, और वो वहाँ से चले गए। मेयर ने तो ये बताया कि नारायण राव अस्पताल में आए थे, उन्हें बेड दिया गया था, लेकिन आगे की कहानी से उन्होंने अनभिज्ञता जताई। हालांकि जिस रोज अस्पताल से नारायण राव निकले, उसके 3 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पर उनके त्याग की कहानी वायरल होने लगी। योगेश पांडे, नागपुर, आज तक। इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन कोरोना काल के मुश्किल दौर से हिंदुस्तान इस वक्त गुजर रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपना और अपनों का पूरा ख्याल रखें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।